हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम ऑन लॉज्ञान चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 28वें बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा का 2014 का पेपर। 2014 के पेपर में जो जीएस का पेपर है हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले 2017 और 2018 के पेपर हमारे चैनल पर आ चुके हैं, आपने देख लिए होंगे। और ये पेपर हम इसलिए डिस्कस करते हैं ताकि आपको ये आइडिया हो जाए किस तरह का पेपर आ रहा है, और साथ ही कुछ क्वेश्चन रिपीटेड भी आते हैं तो वो कंप्लीट आपको वो आपके सभी सही हो जाएं। ठीक है, तो निम्नलिखित में से किन्हीं 5 का पूर्ण विस्तार लिखना है, मतलब फुल फॉर्म दी गई है, फुल फॉर्म करनी है। तो ब्रिक्स की फुल फॉर्म क्या होती है? ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स जब निर्माण हुआ तो ब्रिक था, इसमें साउथ अफ्रीका नहीं था, बाद में साउथ अफ्रीका जुड़ गया। तो ये पहली ऐसा संगठन है, एकमात्र ऐसा संगठन है जो देश के नामों के आधार पर इन्होंने संगठन बनाया है। ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। अगला है G8। G8 मतलब ग्रुप 8। इसमें पूर्ण विस्तार भी लिखना और एक एक वाक्य भी लिखना है। तो ब्रिक्स जो संगठन है ये 5 देशों का संगठन है। ठीक है, G8 देश ग्रुप, इसकी फुल फॉर्म है ग्रुप 8। ये 8 ऐसे देशों का समूह है जो आर्थिक रूप से विकसित हैं। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटिंग करवाने में इसका प्रयोग चुनाव आयोग द्वारा करवाया जाता है। नोटा नन ऑफ द एबव, चुनाव आयोग द्वारा वोट ईवीएम में एक नया ऑप्शन दिया गया है सन 2014 से कि अगर आपको किसी प्रत्याशी को नहीं चुनना है तो आप नन ऑफ द एबव का चुनाव कर सकते हैं। हालांकि ये जो नन ऑफ द एबव है ये अभी सभी चुनाव में लागू नहीं हुआ है। यूजीसी यूनियन ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, ये उच्चतर शिक्षा सेवा का पूरे देश का सबसे बड़ा आयोग है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, एशियाई राष्ट्रों के विकास के लिए ये बैंक अपना योगदान देती है। समय समय पर इसके द्वारा ऋण भी दिए जाते हैं। पीएचडी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, किसी भी विषय में किसी भी टॉपिक पर शोध करने पर जो उपाधि प्रदान की जाती है शोध कंप्लीट होने के बाद, उसे पीएचडी कहते हैं। निम्नलिखित राज्यों के नाम बताइए जहां निम्नलिखित स्थान स्थित है। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया स्थित है बिहार में। देखिए रिपीटेड होने लगे क्वेश्चन। बोध गया हम लोग पहले भी एक पेपर में पढ़ चुके हैं। मुंबई महाराष्ट्र, शिरडी महाराष्ट्र, दिल्ली दिल्ली राज्य क्षेत्र, हैदराबाद तेलंगाना और अमृतसर पंजाब और सोमनाथ गुजरात। तो ये आपको स्थान पूछे ही जा रहे हैं लगभग हर पेपर में, तो स्थान जरूर याद कर लीजिएगा। निम्नलिखित राज्यों में राजधानी का नाम बताना है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, दिल्ली की राजधानी है नई दिल्ली और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल में। मिजोरम की राजधानी आइजोल, बिहार की राजधानी पटना और झारखंड की राजधानी रांची। अगला क्वेश्चन है उन नदियों के नाम लिखिए जिनके किनारे निम्नलिखित स्थान स्थित हैं। तो किन नदियों के किनारे ये स्थित हैं ये बताना। इसी तरीके का ये जो नदियों वाला वीडियो, एक वीडियो हम आपके लिए शेयर कर चुके हैं इसी चैनल पर, उसको देख लेंगे तो आपका ये वाला क्वेश्चन अगर आएगा तो गलत नहीं होगा। उसमें मैंने लगभग सभी नदी और सभी नगर कवर कर दिए हैं। और इसी तरीके के जीएस के और साइंस के और ज़्यादा वीडियो और लॉ के भी बहुत से वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए देख लेते हैं नदियों के नाम बताने। तो लखनऊ किसके किनारे स्थित है? गोमती नदी के किनारे। डॉल्टनगंज किसके किनारे स्थित है? कोल नदी के किनारे। होशंगाबाद किस नदी के किनारे स्थित है? नर्मदा नदी के किनारे। विजयवाड़ा किस नदी के किनारे स्थित है? कृष्णा नदी के किनारे। कटक किस नदी के किनारे स्थित है? महानदी। और सूरत, ताप्ती, कानपुर गंगा नदी के किनारे स्थित है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित के वर्तमान नाम लिखिए। तो मद्रास का वर्तमान नाम क्या है? चेन्नई। बम्बई का वर्तमान नाम है मुंबई। उड़ीसा का ओडिशा, पांडिचेरी का पुदुचेरी, कलकत्ता का कोलकाता, बंगलौर का बेंगलुरु और उत्तरांचल का उत्तराखंड। निम्नलिखित किस लिए जाने जाते हैं? मतलब कोई 5 बताने कि कौन सा किस लिए जाना जाता है। तो भिलाई एक इस्पात संयंत्र यहाँ पर स्थापित है। तो भिलाई किस लिए जाना जाता है? भिलाई एक इस्पात संयंत्र के कारण इसको जाना जाता है, जिसको स्टील प्लांट कहते हैं। कुडकुलम परमाणु ऊर्जा बनाने का जो संयंत्र है वो कुडकुलम में तमिलनाडु में लगा हुआ है। पन्ना हीरे की खान है जो मध्य प्रदेश में है। जमशेदपुर झारखंड में है और यहाँ पर टाटा स्टील प्लांट लगा हुआ है। पोरबंदर महात्मा गांधी जी का जन्म स्थान है गुजरात में। अमृतसर जलियांवाला बाग हत्याकांड और स्वर्ण मंदिर के लिए जाना जाता है। और कन्याकुमारी एक तो भारत का दक्षिणी छोर है जो स्थल स्तर पर है, अंडमान निकोबार द्वीप स्तर पर है और स्थल में कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी विवेकानंद शिला के लिए भी
जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? फिर से राज्य बताने हैं, तो चित्रकूट किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। चौरी चौरा किस राज्य में? ये भी उत्तर प्रदेश में है, गोरखपुर के पास। चंपारण किस राज्य में स्थित है? चंपारण बिहार में स्थित है। आप जानते हैं महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह हुआ था। तारापुर कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। यहाँ पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। पानीपत कहाँ स्थित है? पानीपत का युद्ध हुआ था, यह हरियाणा में स्थित है। मेवाड़ राजस्थान में स्थित है। और बेल्लूर जो है वो केरल में स्थित है। बेल्लूर केरल में स्थित है। बेल्लोर। निम्नलिखित के नाम बताने कि इस समय इन पदों पर कौन है? तो नाबार्ड के अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के अध्यक्ष इस समय कौन है? डॉक्टर गोविंदा राजुलू चिंटला। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर मिस्टर शक्तिकांत दास। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। भारत का सबसे पूर्वी छोर कौन सा है? मतलब भारत का सबसे पूर्वी छोर सिलचर में है। कहाँ है? सिलचर में। आपको बताना है किस राज्य में सिलचर स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य कौन सा? कमेंट बॉक्स में बताइए। भारत का प्रथम नियोजित नगर, फर्स्ट प्लांट सिटी ऑफ इंडिया। सभी जानते हैं कि चंडीगढ़ पहला प्लांट सिटी ऑफ इंडिया था। देशभक्त गीत ए मेरे वतन के लोगों के लेखक कौन है? इसके लेखक हैं सी प्रदीप। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो हर पेपर में आता है, निम्नलिखित पुस्तकों के लेखकों के नाम लिखने हैं, और इसमें बहुत सी पुस्तकें रिपीटेड भी हो जाती हैं, इसलिए इसको बहुत अच्छे से सुनिए। ए वीक विद गांधी, ये किसने लिखी? एक वीक विद गांधी लुईस फिशर ने। ए हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, BS नायपाल। दुर्गेश नंदिनी लिखी है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। हैमलेट किसका नाटक है? हैमलेट विलियम शेक्सपियर का बहुत प्रसिद्ध नाटक है। इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी है? तो इंडिया डिवाइडेड लिखी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। हंगरी स्टोन्स लिखी है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। इंडिया विंस फ्रीडम, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। यायाति हीरानंद बादशाहन अज्ञे। जंगल बुक रुडयार्ड किपलिंग। द रोड अहेड विल गेट्स। मदर इंडिया, तो मदर इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? लेडी कैथरीन मेयो। द इनसाइडर नरसिम्हा राव। रंगभूमि किसका उपन्यास है? मुंशी प्रेमचंद का। और पाथेर पंचाली विभूति भूषण बंदोपाध्याय का है। निम्नलिखित में से 5 को एक एक वाक्य में उत्तर देना है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी भी जुडिशरी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या APO एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और GS की बेसिक क्लास कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसमें पूरा बेसिक GS, एडवांस GS और करंट अफेयर आपको पढ़ने को मिलेगा, तो आप इस नंबर पर जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है 7017254445 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप चाहते हैं, आप बिहार जुडिशरी या बिहार APO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसका PDF में लिखा हुआ पूरा प्रत्येक टॉपिक का मटेरियल और टेस्ट सीरीज चाहते हैं, तो भी आप इसी नंबर पर टेस्ट सीरीज लिखकर भेज सकते हैं 7017254445 पर। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के बारे में एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। अन्ना हजारे कौन है? तो अन्ना हजारे एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं जिन्होंने लोकपाल के बिल के लिए आंदोलन किया था। अरविंद केजरीवाल इस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। KG बेसिन क्या है? KG कावेरी और गोदावरी नदी का बेसिन है, जहाँ से पेट्रोलियम उत्पादन के लिए ये प्रसिद्ध है। हु इज मीरा कुमार? मीरा कुमार बिहार के सासाराम स्थान से सांसद रहती थीं, और मीरा कुमार जो है वो भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष भी हैं। अजंता अपनी चित्रकारी वाली गुफाओं के लिए बहुत प्रसिद्ध है और ये महाराष्ट्र में स्थित है। वाई इज इलाहाबाद फेमस? इलाहाबाद संगम के लिए फेमस है। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। अभी केदारनाथ चर्चा में, केदारनाथ में त्रासदी आई थी, इसलिए केदारनाथ चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर कुछ शब्दों में लिखना है। तो आम्र वर्षा ये वर्षा जो होती है गर्मी के तुरंत बाद की वर्षा होती है, और ये मैक्सिमम केरल में होती है, और इसे आम्र वर्षा इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि ये आम के फलों को पकाने के लिए बहुत आवश्यक होती है, बहुत बेहतर होती है। लू, उत्तरी क्षेत्र में, जो उत्तर का मैदानी क्षेत्र है, इसमें गर्मियों के दिन में पृथ्वी के संपर्क में आके हवाएं बहुत गर्म हो जाती हैं, और इन गर्म हवाओं के कारण अगर किसी को ये गर्म हवा अपनी चपेट में ले लेती है और बीमार भी हो सकता है, और इन्हीं गर्म हवाओं को लू कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश एक ऐसा प्रदेश जो ऐसे स्थान पर पड़ता है जहाँ पर्वत नहीं, या पर्वत है तो बहुत नीचे
जिसके कारण जो बादल होते हैं वो सीधे निकलते चले जाते हैं और उनको रोकने के लिए, अवरोध करने के लिए कोई पर्वत या कोई ऐसी ऊंची चीज़ नहीं होती जिसके कारण वो अवरोध हो पाए। और ऐसे क्षेत्र को जहाँ वर्षा कम होती है, इस कारण से उसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। हर बार जनगणना के साथ इसकी गणना भी की जाती है। ज्वार भाटा चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में नियमित रूप से ऊंची उठने और पीछे जाने वाली लहरों को ज्वार भाटा कहते हैं। ऊंची उठने वाली लहरें ज्वार और पीछे जाने वाली लहरें भाटा कहलाती हैं। फोग कोहरा किसे कहते हैं? तो कोहरा जो है वो जो जल की बूंदें होती हैं, छोटी छोटी जल की बूंदें नीचे आके संघनित सी हो जाती हैं और बूंदों के रूप में एक धुएं का रूप ले लेती हैं और अत्यधिक ठंड में, जिसके कारण हमको साफ दिखाई नहीं पड़ता, इसी को हम कोहरा कहते हैं। मानसून क्या है? मानसून जून और जुलाई के महीने के अंत में तापमान कम हो जाता है और भारत के स्थलीय भाग में वायुदाब अति निम्न हो जाता है, जिसके कारण निम्न दाब को बढ़ने के लिए बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो पवन होती है वो आती है। वो अपने साथ बादल के रूप में बादलों को लेकर आती है, जो पूरे देश में, पूरे भारत देश में वर्षा करते हैं। ये वर्षा फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है और इसी वर्षा को मानसून कहते हैं, इसी मौसम को मानसून कहते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 के उत्तर दीजिए। भारत में सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान कौन सा है? तो भारत में सर्वोच्च राष्ट्रीय नागरिक सम्मान है भारत रत्न। वर्ष 2012 का राष्ट्रपति स्वर्ण पदक किस फिल्म ने जीता? तो अभी ये कोई रिलेवेंट क्वेश्चन नहीं रह गया, बट पान सिंह तोमर ने जीता था। भारत के 2 कार्यकाल पूरा करने वाले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत में बाढ़ आपदा प्रबंधन के लिए कौन सी नोडल एजेंसी है? तो NDRF, नेशनल डिजास्टर NDRA, नेशनल डिजास्टर रिलीफ एजेंसी, या NDMA, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एजेंसी। बैन इज़ द नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, क्योंकि डॉक्टर CV रमन ने रमन प्रभाव की खोज इसी दिन की थी। भारत में 6 ऋतुओं का नाम लिखिए। तो 6 ऋतुएँ शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, बसंत ऋतु, शिशिर ऋतु, शायद 6 हो गए होंगे। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तो रामचरितमानस के रचयिता हैं गोस्वामी तुलसीदास। यहाँ पे एकदम अच्छे से याद कीजिए। अगर रामचरितमानस के लिखने के लिए आए तो गोस्वामी तुलसीदास, रामायण के लिखने के लिए आए तो महर्षि वाल्मीकि। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन भी बिहार आयोग का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में आ जाता है। सरल क्वेश्चन आप याद कर सकते हैं। वर्तमान में निम्नलिखित के नाम लिखने। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। छत्तीसगढ़ के डॉक्टर भूपेश बघेल। राजस्थान के मुख्यमंत्री मिस्टर अशोक गहलोत। बिहार के मुख्यमंत्री मिस्टर नीतीश कुमार। और दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? अनिल बैजल। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। भारतीय मानक समय जो है वो भारतीय मानक समय भारत के मध्य से गुजरने वाली देशांतर रेखा 82.5 अंश पूर्वी देशांतर रेखा के माध्यम से निर्धारित होता है, जो ग्रीनविच रेखा से +5 घंटा 30 मिनट आगे चलता है। ये भारतीय मानक समय है। राजस्थान में बहुत कम व्यक्ति इसलिए निवास करते हैं। राजस्थान वृष्टि छाया प्रदेश है, यहाँ वर्षा कम होती है और रेगिस्तान अत्यधिक भाग में है, और इस कारण यहाँ जीविका के बहुत अच्छे साधन नहीं हो पाते, इसलिए यहाँ पर कम लोग निवास करते हैं। मौलिक अधिकार। किसी व्यक्ति को गर्मामय जीवन जीने के लिए भारत के संविधान में भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में प्रावधान किए गए हैं। बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना के लाभ क्या क्या हुए? एक तो बोकारो इस्पात कारखाने की स्थापना के लाभ हुए कि भारत में जो इस्पात की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रहे थे द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान स्वतंत्रता के बाद, तो उस इस्पात की आपूर्ति करने के लिए बोकारो संयंत्र जरूरी था। दूसरा, बोकारो एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो ऐसे क्षेत्र में रोजगार के लिए भी बोकारो संयंत्र ने अपना योगदान दिया है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर कोयले की उपलब्धता और लोहे की उपलब्धता से भी इस संयंत्र की कामयाबी ये संयंत्र कामयाब हुआ और इसने बहुत अच्छी गति से उत्पादन किया है।
अगला क्वेश्चन नंबर 15। देखिए ये जो क्वेश्चन एक एक दो दो तीन तीन लाइनें टिप्पणी लिखने के लिए आते हैं, इसमें ज़रूरी नहीं आप वही लिखें जो मैं बता रहा हूँ। मैं वो बता रहा हूँ जो एकदम दिमाग में आता है, इंस्टेंट रूप से, जो किसी सब्जेक्ट को पढ़ के, किसी टॉपिक को पढ़ के दिमाग में आता है। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं और इसी से प्रेरित भी हो सकते हैं। केवल आपको, हाँ, वन लाइनर वाले इसलिए बताए जाते हैं कि आपको दिमाग में वो बैठ जाए। अब आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षेप टिप्पणी करनी है। तो कार्बोहाइड्रेट क्या है? तो कार्बोहाइड्रेट हमारा जो संतुलित भोजन होता है उसका एक आवश्यक तत्व है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। मुख्य रूप से ये चावल में, गेहूं में, आलू में पाया जाता है और ये बहुत प्रमुख तत्व है शरीर के पोषण के लिए। विटामिन डी क्या है? विटामिन डी सूर्य के प्रकाश से हमको मिलती है। ये भी शरीर की हड्डियों के लिए जो है वो बहुत पोषक तत्व है। हड्डी और नींद की मात्रा में भी ये अपना योगदान देता है। खनिज जल कौन सा है? जो जल भूजल हम निकाल के पीते हैं, इसमें विभिन्न प्रकार के खनिज भी उपस्थित रहते हैं जो आज आरओ के द्वारा शुद्ध नहीं किया जाता जल, वह खनिज जल कहलाता है। एंटीबायोटिक नाम से ही पता है कि यह विषाणु रोधी एक दवा है। जीवाणु रोगी, जीवाणु रोधी। जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, अच्छे जीवाणु और खराब जीवाणु। तो ये दवा बनाई गई है ताकि खराब जीवाणु जो हमारे शरीर में पहुंच गए हैं उनको मारा जा सके और उनके प्रभाव को ख़त्म किया जा सके। रक्त अल्पता, एनीमिया, लौह, अगर शरीर में लौह की कमी हो जाती है तो इसके कारण रक्त की मात्रा, जो निर्धारित मात्रा है स्वस्थ शरीर के लिए, वो भी कम हो जाती है। इसी रोग को एनीमिया कहते हैं। क्लोरोफिल पादपों में पाया जाता है। जो पादपों का हरा रंग होता है उसका कारण भी यही होता है और ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग है। ये ऐसा रोग है जिसमें अस्थियों के चारों ओर रक्त का स्राव होने लगता है और विशेष रूप से मसूड़े फूल जाते हैं। एलर्जी, कभी कभी किसी व्यक्ति को किसी धूल से, धुएं से, रसायन से या किसी भी भौतिक तत्व से शारीरिक रूप से प्रतिक्रिया होने लगती है और उसको समस्या होने लगती है। इसी को एलर्जी कहते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 पर संक्षेप में लिखना है। प्रति व्यक्ति आय, देखिए फिर से रिपीटेड हुआ क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पहले भी देख चुके हैं। किसी भी देश में एक वित्तीय वर्ष में वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के कुल मूल्य को क्या कहते हैं? प्रति व्यक्ति आय। कुल राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या में भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। कुल राष्ट्रीय आय भागित कुल जनसंख्या। ठीक है, और राष्ट्रीय आय कैसे निकालेंगे? किसी भी देश में प्रतिवर्ष होने वाले उत्पादन और सेवाओं के मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहेंगे। मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति है मुद्रा के मुकाबले जो वस्तु है उनके मूल्य को बढ़ने की जो अवस्था होती है उसे मुद्रास्फीति कहते हैं। ये धनात्मक होती है तो वस्तुओं का मूल्य बढ़ता है और मुद्रा का जो मूल्य होता है वो कम होता है, और ऋणात्मक होती है तो वस्तुओं का मूल्य कम होता है और मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। धारक चेक एक ऐसा चेक जो जिस व्यक्ति को दिया गया है उसके द्वारा प्रयोग किया जा सकता है और उसके द्वारा इसको बैंक में जाके बनाया जा सकता है। एटीएम, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। एटीएम मतलब ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं और पैसे जमा भी किए जा सकते हैं। हर एक एटीएम के द्वारा पैसे जमा नहीं किए जाते, वो अलग मशीनें होती हैं। नकदी फसल, ऐसी फसल जो आर्थिक रूप से इस उद्देश्य के साथ उगाई जाती है कि उससे धनराशि प्राप्त हो जाएगी। ये खाद्यान्न फसलों से अलग होती हैं, जैसे गन्ना है, कपास है। खरीफ फसल एक ऐसी फसल जो जून जुलाई के महीने में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर तक इसको काट लिया जाता है। धान, मक्का, ज्वार, बाजरा खरीफ फसलें हैं। संपत्ति कर, संपत्ति के स्थानांतरण पर और संपत्ति के प्रयोग पर लगने वाला प्रत्यक्ष कर संपत्ति कर कहलाता है। काला धन, ऐसा धन जो गलत तरीके से कमाया गया और जिस पर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं चुकाया जाता, काला धन कहलाता है। बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको लिखना, आप समझ रहे होंगे। मैं एक एक टर्म को लेके बहुत सिंपल भाषा में 1-2 लाइन आपको बताता जा रहा हूँ। इतना ही सिंपल आपको लिखना है एग्जाम में, इसलिए ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। बेसिक पढ़ते रहिए, सिंपल पढ़ते रहिए और आप लिख लेंगे वहाँ जाके। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित के उत्तर टिप्पणियाँ लिखिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति।
हु इज़ द चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी के चीफ कौन? अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे भारतीय सेना का प्रमुख कौन, आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। थल जल नौसेना किसका पूछा है, लेकिन यहाँ पे आप जब कभी हिंदी में आप कन्फ्यूज हो तो इंग्लिश पढ़ लीजिए। और आर्मी लिखा है, आर्मी मतलब थल सेना, नेवी मतलब जल सेना, और एयरफोर्स मतलब वायुसेना। तो इस समय कौन है? मनोज मुकुंद नरवाणे। जिले का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको पता होगा, जिलाधिकारी होता है। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे, अब तो योजना आयोग ही नहीं है, उसकी जगह नीति आयोग हो गया। जवाहर रोजगार योजना, तो जवाहर रोजगार योजना क्या है ये बताना है। ये जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा उनके नाम से प्रारंभ की गई योजना थी। जो बेरोजगार युवा थे इनको उनके कौशल के हिसाब से रोजगार देने के लिए योजना चलाई गई थी। हालांकि अब इस योजना में कार्य नहीं होता है। राष्ट्रीय आय, अभी हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं राष्ट्रीय आय क्या है। अगर आपने पढ़ लिया था कि राष्ट्रीय आय क्या है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या किसे कहते हैं। जब हमने प्रति व्यक्ति आय पढ़ी थी तो राष्ट्रीय आय भी पढ़ी थी। अच्छा, फिर से बता देते हैं, एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में वस्तुओं और सेवाओं का जितना भी उत्पादन है उसके कुल मूल्य को क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। भारत में वर्तमान जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में वर्तमान जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 में चल रही है। हालांकि कोरोना के कारण उसका काम बाधित हो गया है। भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा और राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। लोकसभा व राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। ठीक है। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और न्यायालय की अवमानना क्या है? न्यायालय द्वारा पारित आदेश, निर्देश या उनके किसी भी निर्णय की उल्लंघन या फिर इस प्रकार से उसका वर्णन करना कि जिससे उनके मान में कमी आए, न्यायालय की अवमानना कहलाती है। निम्नलिखित में से किन्हीं 5 देशों की राजधानी मौद्रिक इकाई व संसद के नाम लिखने हैं। चलिए आइए देख लेते हैं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देश, उनकी राजधानियाँ, मुद्रा और संसद ये याद कर लीजिएगा। संसद पर मैं एक वीडियो बना चुका हूँ और मुद्रा और राजधानी पर भी बहुत जल्दी वीडियो बना दूंगा। आप इस चैनल से जुड़े रहिए। आपको जीएस, जीके और लॉ तीनों का ही पर्याप्त मटेरियल देने का हमारा प्रयास रहता है। और अगर आप बहुत जल्दी में हैं कि आपको जल्दी से एपी और जीएस का पेपर तैयार करना है तो आप हमारे पेड ग्रुप के लिए हमारे नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं, हम उसमें भी आपकी सहायता करेंगे। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, मुद्रा है टका और संसद का नाम है जातीय संसद। संयुक्त राज्य अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी, मुद्रा है डॉलर और संसद का नाम है कांग्रेस। यूनाइटेड किंगडम यूके की राजधानी है लंदन, मतलब इंग्लैंड की, और मुद्रा है पौंड और संसद का नाम क्या है? जो अपनी संसद का नाम है पार्लियामेंट। इंडिया की राजधानी दिल्ली, मुद्रा रुपया और संसद का नाम संसद। ईरान की राजधानी का ये तेहरान और मुद्रा रुपये रियाल और संसद का नाम है मजलिस। जापान बहुत बार पूछा जाता है, जापान की संसद का नाम है डाइट। ठीक है, राजधानी टोक्यो और जापान की मुद्रा है येन। रूस का पूछा है, रूस की राजधानी मॉस्को और इनकी संसद का नाम भी बहुत इंटरेस्टिंग है, ड्यूमा, और मुद्रा है रूबल। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षेप में उत्तर देना है। दामोदर घाटी प्रदेश के बांध, तो दामोदर घाटी प्रदेश जो है वो कहाँ कहाँ? दामोदर घाटी मुख्य रूप से दामोदर नदी की जो घाटी है वो कहाँ कहाँ है? झारखंड में है, पश्चिम बंगाल, ऐसे इन राज्यों में फैली हुई है मुख्य रूप से। ठीक है। दामोदर नदी पर विभिन्न बांधों को बनाने की एक बहुउद्देशीय योजना है और ये देश की सबसे पहली प्रमुख योजनाओं में से एक योजना है, क्योंकि जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक सतलज नदी पर, एक दामोदर नदी पर बांध बनाने की योजना सबसे पहले आगे आई थी। तो इसमें जो बांध बनाए जाएंगे उनका उद्देश्य मुख्य रूप से क्या है? तो इनका उद्देश्य है बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, जल आपूर्ति, बिजली उत्पादन, ये सब इनका उद्देश्य है। किस प्रकार से छोटा नागपुर को भारत का रूर प्रदेश कहा जाता है? तो रूर प्रदेश जो होता है, रूर नदी जर्मनी की एक ऐसी नदी है जो भरपूर खनिज संपदा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। इसी कारण से छोटा नागपुर क्षेत्र को रूर क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि छोटा नागपुर क्षेत्र में अनेक प्रकार के खनिज हैं।
अभ्रक, लोहा, मैगजीन इत्यादि भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इस प्रकार से छोटा नागपुर को भारत का रूट प्रदेश कहा जाता है। बिहार का भूगोल, तो बिहार के भूगोल पर बिहार स्पेशल में हमने एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लीजिए तो आपको बिहार के भूगोल के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो इस तरीके से ये आपका पूरा पेपर सॉल्व हो गया। आपको पेपर कैसा लगा ये आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप अगर बताएंगे कैसा लगा तभी हम आगे के पेपर सॉल्व करके इसमें डालेंगे। ठीक है, अगर आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर मैं इन पेपर्स की PDF और बहुत सी ज़रूरी PDF भी शेयर करता रहता हूँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।